चलिए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें एक जो टाइप था उसका है ना, वो हमने पढ़ लिया था, एंड दैट वाज व्हाट, दैट इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या उसको हमने क्या भी बोला था, दैट वाज एन डी एन मैकेनिज्म। ठीक, अब दूसरे टाइप का जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या बेटर टू से उसका मैकेनिज्म है, ये कौन सा रहेगा, दैट इज SN1। इसको क्या भी कहा जाता है, दैट इज डिपार्चर न्यूक्लियोफाइल addition nucleophile. It is DNAN. It is reverse of what we have studied last time, right? So it is SN1, which is also called what, that DNAN mechanism. ठीक है, इसमें क्या लिया हमने यहाँ पर, दिस इज व्हाट, दैट बेंजीन डायजोनियम आयन। ये क्या है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम आयन। तो कौन सी चीज होती है इसमें, ये जो बेंजीन डायजोनियम आयन है, इसका क्या होगा, पहले इसका हो जाता है दैट फ्रेगमेंटेशन, और ये क्या रहेगा, दिस इज रिवर्सिबल स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, दिस इज रिवर्सिबल स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इससे यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज ऑफ दिस फिनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, इससे फॉर्मेशन होगा यहाँ पर फिनाइल कार्बोकैटायन का, और इस फिनाइल कार्बोकैटायन पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। समझ आती बात ये, तो काफी सिंपल मैकेनिज्म है ना। इसमें पहले नाइट्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए क्या बोला हमने, दैट इज डिपार्चर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उससे फिनाइल कैटायन बना, उस फिनाइल कैटायन पर क्या हो रहा है, दैट इज एडिशन न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गई बात ये, इट इज व्हाट, दैट फर्स्ट स्टेप में कौन सी चीज हुई, न्यूक्लियोफाइल का डिपार्चर हुआ, और सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या हो रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। आगे बात समझ में। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो होती है, इसके कैरेक्टर्स हम देखें, या हम बोले रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म ऐसा ही होगा, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये रिएक्शन जो होती है, दिस फॉलोज व्हाट, दैट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। ये रिएक्शन जो होती है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। समझ आ गई बात ये, विच करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, दिस फर्स्ट स्टेप एज RDS ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे कि यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन की ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन को हटाकर ड्यूटेरियम लगा दें, ठीक है, तो इससे कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इससे किस तरीके से प्रूव होगा ये, तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो होती है ना, इसमें क्या दिखेगा हमको, दैट सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट, है ना। मतलब यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड डायरेक्टली टूट नहीं रहा है ना। वो क्या होता है, दैट इज प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, दैट सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट। यदि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा है, H की जगह D लगा हुआ है, तो कौन सी चीज, जब ये कैटायन बनेगा तो H होता है, तो क्या होगा, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से वो स्टेबलाइज करेगा, और जब D होगा तो क्या हो जाएगा, CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या नहीं हो पाता, तो हम बोलते हैं उसका हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जितना किसका था, दैट वाज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। आई है बात समझ में, तो कौन सी वाली चीज हम बोलते हैं, रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पर ना, N2 पॉजिटिव के ऑर्थो पोजीशन पर H को हटाकर D लगाने से क्या हो जाता है यहाँ, तो हम बोलेंगे H को हटाकर जब हम D लगाएंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है ना। दिस इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, सो वी से इट इज सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट। समझ आ गई बात ये, तो लिखा हमने यहाँ पर कि with D at ortho to N2 positive the rate of reaction decreases, है ना। this is due to what, that secondary isotopic effect। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद कौन सी चीज होती है, जैसे जो रिएक्टेंट था इसमें हमने यहाँ पे N पर यदि स्टार लगा लिया, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट है इसमें N पर यदि हम स्टार लगा लेते हैं तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, हमने बोला था रिएक्शन कैसे थी, दिस वाज रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटा, तो कौन सा टूटा, तो हमने बोला ये N कार्बन और N स्टार के बीच वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, रिएक्शन यदि रिवर्सिबल होगी तो ये N फिर N2 फिर से जुड़ेगा इसके ऊपर। अब N2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ से भी जुड़ सकता है, स्टार वाले कार्बन से भी और बिना स्टार वाले कार्बन से भी ना। दीज आर व्हाट द टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ आती बात ये,
तो रिएक्शन भी इस टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करती होगी। तो कौन सी चीज होगी इसमें, तो हम बोलेंगे तब इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट होगा। रिएक्शन चल ही रही थी कि हमने इसको बीच में रुकवा दिया, तो रिएक्शन जब रुकेगी तो जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट होता है दैट विल बी कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ PHN2। एक बार नाइट्रोजन का कनेक्शन थ्रू व्हाट दैट आइसोटोपिक नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नाइट्रोजन, और दूसरी बार क्या हो जाएगा उसका कनेक्शन थ्रू नॉर्मल नाइट्रोजन। आया समझ में? तो ये क्या होता है, these are characters of the reaction, or what we can say these are the evidence in support of what, evidences in support of this SN1 mechanism। ठीक, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, these are simple things to understand। क्या है यहाँ पर SN1 which is also called DNAN, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पर होने वाली मैक्सिमम रिएक्शन ये मैकेनिज्म फॉलो करने वाली है। क्या होता है इसमें, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटकर फिनाइल कैटायन बनता है, स्टेप रिवर्सिबल और RDS होता है, और फिर जो कैटायन बनाता है इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बना देता है, फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। रिएक्शन में क्या दिखता है, सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट यदि हम N2 पॉजिटिव के ऑर्थो पोजीशन पर H की जगह D लगा दें, और कौन सी चीज हम बोलते हैं फिर कि यहाँ पर यदि हम इस नाइट्रोजन को रेडियो लेबल्ड कर दें तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन यदि रिवर्सिबल होती होगी तो फिर हमको रिएक्शन को बीच में रुकवाने पर जो बेंजीन डायज़ोनियम आयन मिलेगा वो दो टाइप का मिलेगा। एक बार कार्बन कनेक्टेड थ्रू व्हाट, रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजन, एंड एक बार कार्बन कनेक्टेड थ्रू व्हाट दैट नॉर्मल नाइट्रोजन। समझ आ गई बात है? So these are what the various evidences in support of this SN1 mechanism। क्लियर है ये? अब इसके बाद हमने दो टाइप्स हो गए, एक कौन सा था, दैट वाज ARSN, जो क्या था, इट वाज एडिशन न्यूक्लियोफाइल डिपार्चर न्यूक्लियोफाइल। दूसरा कौन सा हो गया, SN1, दैट इज डिपार्चर न्यूक्लियोफाइल एडिशन न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दैट साइन सब्स्टिट्यूशन, है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तीसरा टाइप का जो मैकेनिज्म होता है दिस वी कॉल व्हाट दैट साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, साइन सब्स्टिट्यूशन में कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जैसे इप्सो में क्या हुआ था, जिस जगह से क्या हटता है, लीविंग ग्रुप हटता है, उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल भी आता है। ठीक है, अब इसमें साइन सब्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि उस ही कार्बन पर अटैक करे जिस पर कौन कनेक्टेड था, लीविंग ग्रुप कनेक्टेड था। आया ना समझ में? यहाँ पर क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस कार्बन पर भी जा सकता है जिस पर लीविंग ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड नहीं था। आया ना समझ में? ना साइन सब्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस ही कार्बन पर आए जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा था। ठीक है ना, ये कहाँ भी जा सकता है, तो हम बोलेंगे जा सकता है उसके अलावा दूसरे कार्बन पर भी ना, दिस इज व्हाट दैट साइन सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई बात ये? अब साइन सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल एंड मैकेनिज्म देखेंगे हम, तो क्या लिया, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन, इस पर यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके, दैट इज KNH2N लिक्विड अमोनिया। ठीक है, क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन पर यदि हमने रिएक्शन कर रहा है किसका, KNH2N लिक्विड अमोनिया, तो कौन सी वाली चीज हो जाती है यहाँ, तो बोलेंगे Cl हटकर NH2 लगा, है ना। अभी प्रोडक्ट देखकर तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म से फिर हम इसको साइन सब्स्टिट्यूशन को समझा पाएंगे, है ना। तो कौन सी चीज होगी यहाँ पर, तो बोलते हैं मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले तो ये NH2 नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करता है, ऑर्थो हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है। समझ आ गई बात ये? सबसे पहली चीज कौन सी होगी, तो हम बोलेंगे NH2 नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, यहाँ से ऑर्थो हाइड्रोजन को हटाता है। समझ आ गई बात ये? ऑर्थो हाइड्रोजन के हटने से यहाँ पर क्या बनेगा, कार्ब एनायन, है ना। क्या है, दिस इज फिनाइल कार्बोनाइन। फिनाइल के रेडिकल कैटायन एनायन सब में हमने कौन सी चीज देखी है कि इनकी स्टेबिलिटी सिर्फ किससे गवर्न होती है, इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि इनका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है क्वेश्चंस करने के लिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना, कि जो फिनाइल कार्बोनाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी वी हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, in terms of inductive effect alone, है ना, this is extremely important for solving questions, fine। तो क्या किया हमने यहाँ पर NH2 नेगेटिव में सबसे पहली स्टेप में क्या किया, यहाँ से
ऑर्थो हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन के हटने से कार्बन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एच कैसे हटा था, पॉजिटिव के फॉर्म में हटा था, ठीक। अब कौन सी चीज होती है, यहाँ से फिर Cl जो होगा ये निगेटिव के फॉर्म में हटेगा, तो इस कार्बन पर क्या छूट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से H के हटने से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, एडजेसेंट कार्बन पर से Cl को नेगेटिव के फॉर्म में हटा दिया। समझ आ गई बात ये। अब यहाँ का नेगेटिव और यहाँ जो पॉजिटिव आया है ये क्या बना देगी, दे विल बी फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात ये, इनमें पाई बॉन्ड बन जाता है। ये जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइन और अराइन बोलते हैं इसको हम, है ना। दिस इंटरमीडिएट इज व्हाट, दैट बेंजाइन और अराइन। और यहाँ तक का जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वी कॉल दैट एलिमिनेशन है। क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, है ना। तो क्या हो गया, दिस इज एलिमिनेशन। समझ आ गई बात ये। मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर समझते हैं अपन, है ना। अब बेंजाइन में क्या है, यहाँ पर दोनों कार्बन एटम्स दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इनके दोनों की इक्विवेलेंट हो जाने की वजह से कौन सी चीज होगी, अब हम बोलेंगे NH2 नेगेटिव यहाँ भी अटैक कर सकता है या यहाँ भी कर सकता है, और यही किस चीज को प्रूव करेगा, दिस इज व्हाट, दैट साइन सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि Cl तो यहाँ पर इस कार्बन पर लगा था, बट NH2 क्या है, इन दोनों कार्बन एटम्स की इक्विवेलेंट हो जाने की वजह से कहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। आया क्या समझ में। तो NH2 नेगेटिव जो है इसको हमने कहाँ भेजा, इसको हमने यहाँ भेजा। समझ आ गई बात ये जाएगा तो ये बॉन्ड टूट कर इधर कार्बन पर फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से क्या बना, दिस फिनाइल कार्बन है जिसकी स्टेबिलिटी क्या बोला है हमने, इसको किसके टर्म्स में देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में ही देखना है। आया ना समझ में। तो कौन सी चीज हो जाएगी, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कार्बन नेगेटिव है अमोनिया में से क्या निकाल लेगा, दैट हाइड्रोजन निकाल लेता है, जिससे हमको रिएक्शन में क्या मिल जाएगा, दैट फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। समझ आ गई बात है। तो पहले हमने कौन सी चीज की, हमने बोला यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोजन को हटाकर कार्बेनाइन बनाया, कार्बेनाइन ने एडजेसेंट कार्बन पर से Cl को हटाकर बेंजाइन बनाया। यहाँ तक की रिएक्शन क्या कहलाई, दैट इज एलिमिनेशन। फिर जो बेंजाइन बना इस पर NH2 नेगेटिव ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, फिर से कार्बेनाइन बना, कार्बेनाइन ने अमोनिया में से हाइड्रोजन को निकाल लिया। बाद वाले जो दोनों स्टेप्स हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द एडिशन स्टेप्स। ओवरऑल मैकेनिज्म जो होता है साइन सब्स्टिट्यूशन का ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, या इसी को क्या भी बोला जाता है, दैट बेंजाइन मैकेनिज्म बोला जाता है। आगे समझ में। अब कौन सी वाली चीज हम देखेंगे, अगली वाली यहाँ पर ये जो बेंजाइन है इसकी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी देखते हैं, ठीक है। तो बेंजाइन में हम क्या बोलेंगे, जो नया वाला बॉन्ड बना हुआ है ना, इसकी लोकेशन यदि हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, Cl के हटने के बाद कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, क्योंकि बेंजीन में क्या अलाउड नहीं है, अब ज्योमेट्री चेंज अलाउड नहीं है, दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रख पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 6 कार्बन के चलते रिंग में क्या नहीं हो सकता, 2 कार्बन लीनियर नहीं हो सकते, दिस वी कॉल व्हाट, दैट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, है ना। और इसी वजह से क्या भी बोलते हैं अपन, कैटायन एनायन या रेडिकल फिनाइल के कोई से भी हों उन पर क्या नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक। तो कौन सी चीज है, हमने बोला यहाँ पर ये बेंजाइन जो है इसके बनते समय इस कार्बन का और इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, तो हम बोलेंगे दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आया समझ में। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इनकी लोकेशन क्या है, तो जैसे ये मेरे पाम को यदि हम बेंजीन माने तो कौन सी चीज है, ये क्या, दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सारे जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, सब किसमें होते हैं, दे आर इन द प्लेन। और ये जो होता है ये क्या होता है, हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो क्या बनाता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, जो कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द रिंग। समझ आ रही है बात ये। अब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये किससे बन रहा है, इस कार्बन का sp2 क्योंकि प्लेनर है, और इस कार्बन का sp2, तो ये ऑर्बिटल थोड़ा सा टिल्ट होता है और ये थोड़ा सा टिल्ट होता है,
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये जो बड़ा वाला लूप होता है, इसमें क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कार्बन से हल्की सी ओवरलैपिंग हो जाती है, उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर आएगी, तो हम बोलेंगे दैट इज इन प्लेन ऑफ बेंजीन। समझ आ गई बात ये जो नया बॉन्ड बना है ये कहाँ पर होता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन के प्लेन में रहेगा। इतना समझ आया। अभी बेंजीन के प्लेन में है, मतलब क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का रेजोनेंस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस तो कहाँ चल रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, और रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी होता है, कोप्लेनर होना जरूरी होता है। समझ आई बात ये। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि बेंजाइन में ये वाला जो नया बॉन्ड बना है, ये नया बॉन्ड कहाँ पर है, इसके बेंजीन के ही प्लेन में है, इस वजह से इसका रेजोनेंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई इतनी बात समझ में। अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इस बॉन्ड के बनने के बाद भी क्या रहेगा, वो इंटैक्ट रहता है। समझ आ गई बात ये। तो हम क्या बोलेंगे कि बेंजाइन के बारे में भी हमसे ये पूछा जाए कि एरोमेटिक है या नहीं, तो हमको क्या जवाब देना पड़ेगा, इट इज एरोमेटिक, दो इट इज व्हाट एक्सट्रीमली अनस्टेबल, है ना, खूब ज्यादा अनस्टेबल है, बट उसके बाद भी क्या रहेगा, एरोमेटिक, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी तो मेंटेन्ड है, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब बेंजाइन पर रिएक्शन हुई तो क्या था, वो पहले भी एरोमेटिक था बाद में भी एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिसिटी इज इंटैक्ट इवन आफ्टर द रिएक्शन। तो हम बोलेंगे इस इंस्टेबिलिटी का किससे, एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कोई लेना देना नहीं होता, इसकी इंस्टेबिलिटी की वजह कुछ और है, दैट इज व्हाट एक्सट्रीमली पुअर ओवरलैपिंग एंड व्हाट दैट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, या हम बोलेंगे काफी ज्यादा स्ट्रेन का रहना। आई बात समझ में। तो क्या होता है, रिएक्शन जब होती है तो इंस्टेबिलिटी की वजह ही खत्म होती है, मतलब कौन से जो नया बॉन्ड बना था वही खत्म होता है, एरोमेटिसिटी पहले भी थी और नया बॉन्ड बनने के बाद भी है। आगे समझ में अच्छे से क्लियर है ये? इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे अगली वाली इसमें ये जो नया बॉन्ड होता है अभी बन किस रहा है, दैट इज विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको फिर क्या होना चाहिए था, दैट इज सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था। ठीक है, बट ये सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, इसकी वीकनेस की वजह से इसको क्या ही माना जाता है, पाई बॉन्ड ही माना जाता है। समझ आई बात ये, इसकी वीकनेस की वजह से क्या बोल रहे हैं हम, इसको पाई बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, है ना? तो ये क्या एक्सेप्शन हो जाएगा नया बॉन्ड, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पाई बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ आ गई बात ये। बेंजाइन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज 8। समझ आ गई बात ये, ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड्स का नंबर कितना रहेगा, यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्शनल इन व्हाट सेंस, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड किससे बना है, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल से, जो नॉर्मली क्या नहीं बनाया करते हैं, पाई बॉन्ड्स नहीं बनाया करते हैं। आगे बात समझ में। तो कौन सी वाली चीज हमने बोली यहाँ पर, इधर फॉर्मेशन हुआ है किसका, दैट इज ऑफ बेंजाइन, उसने फिर अपने ऊपर क्या करवा लिया था, दैट इज एडिशन करवा लिया था। आगे सारा समझ में है? अब इसके कैरेक्टर्स अपन ये जो साइन सब्स्टिट्यूशन इसके कैरेक्टर्स या एविडेंसेस अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।